बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MA1 की BPP का जो स्टडी हब में रिसोर्स आए हैं, जो प्रैक्टिस मटेरियल आए हैं। स्टडी हब जो कि ACCA का ऑफिशियल प्रैक्टिस मटेरियल है, उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन। तो आए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा की तरह रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। हमने एडवांटेज ढूंढना है और किस चीज़ का, सेंट्रलाइज्ड का। तो फटाफट से हल्का सा रिव्यू ले लेंगे कि नंबर 1 सेंट्रलाइज्ड क्या होता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हेड ऑफिस से कंट्रोल किया जा रहा हो, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही हो, लोकल डिसीजन मेकिंग अलाउड ना हो, नीचे वाले लोगों को डिसीजंस ना दिए गए हों। तो देख लेते हैं कि इसमें वो हमें क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज अवॉइडेड सो कॉस्ट आर लोअर। यस, दिस इज द राइट आंसर। जब हम सेंट्रलाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करते हैं तो डुप्लीकेशन अवॉइड होती है। कैसे? अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो बेटा उसमें क्या होगा, एक दफ़ा आपके जो लोअर स्टाफ है वो काम करेगा, यानी कि लोकल ऑफिस काम करेगा। देन उसी काम को दोबारा चेक करना, उस काम को देखना, उसकी सुपरविजन करना वो हेड ऑफिस करेगा। तो इस तरह डिसेंट्रलाइजेशन में तो डुअल 2 दफ़ा काम करना पड़ता है। वाइल हेड ऑफिस में डिसीजन मेकिंग जितनी भी है सारी वो किसके पास है, टॉप मैनेजमेंट के पास, हेड ऑफिस के पास। तो नीचे वाले लोगों को वो काम ही नहीं करना पड़ता, जो ऊपर वालों ने कहा है वही करना पड़ता है। तो सुपरवाइजिंग जो है वो अवॉइड हो जाती है। सो कॉस्ट की बचत हो जाती है। तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि नीचे वाले लोग वही काम करेंगे जो उनको कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी, द इम्पैक्ट ऑफ सिस्टम फॉल इज लाइकली टू बी रिड्यूस्ड। ये एडवांटेज है डिसेंट्रलाइजेशन का, जबकि डिसएडवांटेज है सेंट्रलाइजेशन का। द इम्पैक्ट ऑफ सिस्टम फॉल्ट इज लाइकली टू बी रिड्यूस्ड। सिस्टम की जो गलतियां हैं वो कम हो जाएंगी। ये इम्पैक्ट कम नहीं हो सकता अगर सेंट्रलाइजेशन में कुछ सिस्टम ने गलत पॉलिसी अगर बना दी है, जो भी फॉल्ट है वो कैरी होगा, वो रिड्यूस नहीं होगा। सी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कैन बी अडॉप्टेड टू फिट लोकल ऑफिस। नहीं भाई, लोकल ऑफिस की तो बात ही नहीं सुनी जाती, उनके साथ फिट कैसे बैठेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में ये हो सकता है, ये भी डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज है, लेकिन सेंट्रलाइजेशन का ये एडवांटेज नहीं है। डी सोनल विद लोकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग मेक डिसीजन। नहीं भाई, लोकल नॉलेज वालों को तो हम फैसला करने ही नहीं देते, सेंट्रलाइजेशन में हेड ऑफिस फैसले करता है। तो ये जो बी सी एंड डी हैं ये एडवांटेज तो ज़रूर हैं बट डिसेंट्रलाइजेशन के हैं, और जो ए है वो सेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछता है विच एक्टिविटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी फंक्शंस ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, वो क्या काम करते हैं, नीचे दी गई 3 ऑप्शन में से। तो 1 बाय 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ऑथराइजेशन ऑफ सप्लायर इनवॉइसेस फॉर पेमेंट। इसमें वो कह रहा है इजाज़तनामा, ऑथराइजेशन दे देना कि सप्लायर जो हमारा वेंडर है उसकी बिलों की इनवॉइसेस की पेमेंट कर दें। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 को पहले तो समझना ज़रूरी है, वो ऑथराइजेशन की बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि पेमेंट करनी है, पेमेंट करने लगे हैं। और भाई पेमेंट तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही करेगा, लेकिन उसकी इजाज़त की बात हो रही है। तो इजाज़त अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं देता, ये परचेज डिपार्टमेंट ही देगा। वही सेटिस्फाइड होंगे कि भाई हमने जो चीज़ें परचेज की थी वो ओके हैं, सही हैं, क्वालिटी की हैं, पहुंच गई हैं। तो वो ऑथराइजेशन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में परचेज डिपार्टमेंट के पास होती है, सप्लायर की इनवॉइसेस की पेमेंट करने की ऑथराइजेशन। याद रखिए वर्ड ऑथराइजेशन इज इंपॉर्टेंट, इधर काम ऑथराइजेशन की बात हो रही है। सो जी ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में वो कहता है पेमेंट ऑफ सप्लायर इनवॉइस। यस ये होगा। अब इधर चेक कीजिए, वो पेमेंट्स की बात कर रहा है, तो पेमेंट्स जो हैं वो तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही करता है। तो हम पेमेंट ज़रूर करेंगे, लेकिन पेमेंट का इजाज़तनामा हम नहीं करेंगे, पेमेंट हम ज़रूर करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर 3, रिसीट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर इनटू स्टोर। भाई चीज़ों को रिसीव करना, इन्वेंट्री को रिसीव करना स्टोर में, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, ये स्टोर डिपार्टमेंट का काम होता है। इन्वेंट्री को हम क्यों रिसीव करेंगे? सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर विच इज ओनली इन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर पॉलिसी मैनुअल्स। पॉलिसीज क्या होती हैं हम लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसके बारे में नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी सही नहीं है? जो फॉल्स आंसर होगा वो हमारा सही आंसर होगा। दी गई 4 ऑप्शन में से 3 सही हैं, एक गलत है, तो जो एक गलत है वही हमारा सही आंसर है। वन बाय वन देखते हैं जी। पॉलिसी मैनुअल्स हेल्प्स टू एंश्योर दैट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर फॉलोड। जी बिल्कुल, पॉलिसी मैनुअल इस चीज़ में हमें मदद करता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कानून, जो पॉलिसीज, जो प्रोसीजर हमने बनाए हैं वो फॉलो किए जाएं। तो ये तो इसका सही आंसर है, ये हमारा आंसर नहीं है, हमने देखना है कौन सा नॉट वाला है। बी, implies be aware to how obtain and access the policy manuals content। एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन्होंने ये जो पॉलिसी मैनुअल हैं ये किधर से हासिल करने हैं, इसकी एक्सेस जो है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये बिल्कुल एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए। एम्प्लॉइज को पता होगा पॉलिसी मैनुअल्स का तो बेटा वो काम कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंगली, अदरवाइज तो पॉलिसी के अकॉर्डिंगली काम ही नहीं कर पाएंगे। सो बी भी सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं। सी, implies are expected to have read the areas of the policy manual relevant to their function। जो implies काम करने वाले हैं उनको पॉलिसी मैनुअल में से वो वाला हिस्सा लाजमी पढ़ना चाहिए जो उनकी जॉब से रेलिवेंट है, जो उनके फंक्शन से रेलिवेंट, जो उनके डिपार्टमेंट से रेलिवेंट है। तो बिल्कुल सही बात है, वो उसको पढ़ेंगे तो तभी अपने काम को उसके मुताबिक कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, The procedure laid out in the policy manual should not be amended। कहता है एक दफा हमने जो चीज लिख दी पॉलिसी मैनुअल में अब हम उसको अमेंड नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं कर पाते। तो बिल्कुल यस, दिस इज द राइट आंसर कि पॉलिसी मैनुअल के बारे में जो काम नहीं होगा वो ये है। भाई जब हमने एक दफा पॉलिसी बनाई है तो उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, लेट्स से 2020 में हमने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, 2021 में सर्कमस्टांसिस तब्दील हुए, तो हम उसको चेंज कर लेते हैं वक्त के साथ। जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होती है हम उनको कर सकते हैं। इसी तरह 2022, 2023 ऑनवर्ड जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हम उसको चेंज करेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल 1973 का आइन है, एक्ट है पाकिस्तान का, जिसके मुताबिक पाकिस्तान चलता है तो उसको 12 दफ़ा अमेंडमेंट की जाती है। गवर्नमेंट को जैसी रिक्वायरमेंट होती है पाकिस्तान को चलाने की वो उसमें अमेंडमेंट्स कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि एक दफ़ा जो पॉलिसी बन गई, द प्रोसीजर लेट आउट इन द पॉलिसी मैनुअल शुड नॉट बी अमेंडेड। भाई क्यों नहीं अमेंडेड, उसको कर सकते हैं हम अमेंड। तो ये नॉट जो लिखा हुआ है ना, इसने शुड नॉट बी अमेंडेड, अगर शुड बी अमेंडेड लिखा होता तो फिर ये भी सही होता। तो ये जो नॉट है ना, दिस इज द ट्रिकी पार्ट। ये नॉट को इस नॉट से आपने मैच करना है, ये सच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस एन ऑफिस। ऑफिस की डेफिनेशन क्या होती है? तो हमें ऑफिस की डेफिनेशन का पता है कि जिधर से हमें इंफॉर्मेशन मिले एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, ऐसी जगह, ऐसा सेंटर जिधर से हमें इंफॉर्मेशन मिले एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? ऑफिस। ये चीज़ हम बेटा अपने लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में पढ़ के आए हैं, तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रूम विद पीसीज, टेलीफोन्स एंड इंटरनेट एक्सेस। नहीं भाई ऐसी बात नहीं, ये ऑफिस नहीं होगा। ये तो आपका कंट्रोल रूम हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है जिधर आपके टेलीफोन लगे हैं, जिधर आपके कंप्यूटर्स लगे हैं, इंटरनेट की एक्सेस लगी है, तो डज नॉट मीन कि वो ऑफिस है। उधर से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए या हम उनसे एडमिनिस्ट्रेशन कर लें अपनी कंपनी की या अपनी जगह की, अपने डिपार्टमेंट की, ये नहीं होता। बी, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यस, दिस इज द राइट आंसर। उसने डेफिनेशन पूरी मेंशन कर दी है कि एक ऐसा सेंटर जिधर से हमें नंबर 1 इंफॉर्मेशन मिले और नंबर 2 हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, उसको हम क्या कहेंगे? ऑफिस बोलेंगे। तो बिल्कुल सही डिफाइन किया है। ऑप्शन नंबर सी, द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द अकाउंट्स टीम आर बेस्ड। तो भाई वो ऑफिस क्यों होगा? बेसिकली अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात हो रही है, अकाउंट्स फंक्शन की बात हो रही है, हमें क्या ढूंढना है? ऑफिस। एंड देन डी, द एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच रिकॉर्ड्स आर हेल्ड।
तो जिधर रिकॉर्ड रखे होते हैं उसको भी हम ऑफिस नहीं कहते, वो हमारा रिकॉर्ड रूम हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, बट ऑफिस में 2 कंटेंट्स का होना ज़रूरी है। नंबर 1 सेंटर हो वो इंफॉर्मेशन का, नंबर 2 सेंटर हो वो एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 पे। इसमें वो कह रहा है which benefits is an organization most likely to experience from introducing a manuals of policies and procedure। भाई कंपनी में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इंट्रोड्यूस होने लगे हैं, तो ये जो मैनुअल मेंशन है ना भाई, ये मैनुअल वो कंप्यूटराइज्ड वाला और दूसरा मैनुअल नहीं है, ये मैनुअल ऑफ पॉलिसीज है, यानी कि हम अपनी कंपनी में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। तो इसमें क्या एडवांटेज होएगा? नंबर 1 ए इनोवेशन। नहीं भाई, इनोवेशन नहीं आएगी, क्योंकि इनोवेशन आने के लिए आपको हटके काम करना पड़ता है, डिफरेंट थिंकिंग काम से सोचना पड़ता है, तो वो तो काम आप अलाउ करोगे ही नहीं। आप कहोगे सब लोग सिंपल पॉलिसी पर रहें, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें, तो कोई भी इंसान हट के नहीं सोचेगा, डिफरेंट नहीं सोचेगा, कोई न्यू चीज़ नहीं करेगा, न्यू टैक्टिक्स न्यू चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, तो वो पॉलिसी पे बरकरार रहेगा, तो इनोवेशन नहीं आएगी पॉलिसी मैनुअल के इंट्रोड्यूस होने से। बी कंसिस्टेंसी, यस दिस इज द राइट आंसर, कंसिस्टेंसी लाजमी आएगी, सब लोग अकॉर्डिंग टू पॉलिसी काम करेंगे और सब लोग उस काम को बार बार पॉलिसी के मुताबिक कर करके कंसिस्टेंट हो जाएंगे, तो ये सही ऑप्शन है। सी फ्लेक्सिबिलिटी, भाई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती पॉलिसी से, इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसी से क्या आती है? इनफ्लेक्सिबिलिटी। हमने जो पॉलिसी बना दी है, हमने जो रूल बना दिया है, हम उसी के मुताबिक काम करेंगे, किसी भी सर्कमस्टांसिस में हम पॉलिसी से नहीं हट सकते। लेट से इमरजेंसी का कोई केस आ गया है और हमें ये सोचना है कि भाई हम अपनी पॉलिसी से हट जाएं, तो हम नहीं हट पाएंगे, हम फ्लेक्सिबिलिटी पे नहीं कर पाएंगे काम, हम इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसी से। एंड द लास्ट वन स्टाफ सेटिस्फैक्शन, भाई स्टाफ सेटिस्फैक्शन भी नहीं आएगी। इसके ज़रा समझना है, ये ट्रिकी पार्ट है। कुछ स्टाफ्स ऐसे होंगे जो सेटिस्फाइड होंगे, वो ये सोचेंगे कि भाई हमें जो बता दिया गया है ना पॉलिसी के मुताबिक, हम सिर्फ वही काम करेंगे और हमसे वही पूछा जाएगा, वो तो सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन वो लोग जो हटके काम करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इनोवेशन करना चाहते हैं, जो न्यू इराज की तरफ एक्सप्लोरेशन चाहते हैं, जो नए काम करना चाहते हैं, तो वो डिससेटिस्फाइड होंगे। बेशुमार एम्प्लॉइज ऐसे होंगे जो इसको समझेंगे कि एम्पायर बिल्डिंग बन गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉलिसी हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी गई, अब हमें सारे काम इसके मुताबिक करने पड़ेंगे, तो वो डिससेटिस्फाइड होंगे। सो कंसिस्टेंसी तो आएगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी सबकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको कर दी है, वो नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वो कहता है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, पढ़ा हुआ है, इसका प्राइमरी मकसद क्या है देखते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है जी, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अथॉरिटी को बताता है कि किस इंसान की कितनी अथॉरिटी है, उसकी लिमिट ऑफ ऑथराइजेशन क्या है। अब लिमिट ऑफ ऑथराइजेशन का चूंकि पता चलता है, तो उससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती है। तो बेसिकली अगर लेट से मुझे एक बिल पास करवाना है, मैं परचेज डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे परचेज डिपार्टमेंट में कोई चीज़ परचेज करनी है और मुझे 5 लाख रुपए का बिल पास करवाना है। तो अब अगर मुझे पता है कि भाई हमारी कंपनी में जो फाइनेंस मैनेजर है उसको ऑथराइजेशन दी गई है 5 लाख या उससे ज़्यादा बिल पास करवाने की, ऑथराइजेशन फाइनेंस मैनेजर के पास है, तो मुझे समझ आ गई, मैं कम्युनिकेटेड हो गया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में इस चीज़ की ऑथराइजेशन किसके पास है, फाइनेंस मैनेजर के पास, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। 5 लाख से छोटे जो बिल हैं वो शायद कोई और बंदे के पास ऑथराइजेशन हो, 5 लाख या 5 लाख से ऊपर वाले बिल की ऑथराइजेशन फाइनेंस मैनेजर को होगी। ऑप्शन नंबर ए, इसमें वो कह रहा है कि कस्टमर्स को हम कॉन्टैक्ट की डिटेल बताएं कि हमारे कौन लोग हैं, हमारे पर्सोनल्स क्या हैं, हमारा एचआर के जो मेन लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर, तो जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो ये नहीं बताता। बी टू एंश्योर एम्प्लॉइज नो टू हुम दे रिपोर्ट, एम्प्लॉइज को ये बताना कि वो किसको रिपोर्ट करेंगे, ये भी नहीं बताता। जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो एम्प्लॉइज की रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को नहीं बताता, एम्प्लॉइज की जॉब डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होता है या डिपार्टमेंट वगैरह का अपना ये सिस्टम होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ये नहीं बताता। ऑप्शन नंबर सी,
टू शो अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन लाइंस, यस दिस इज द राइट आंसर। मैंने भी डिटेल में आपको बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दो काम करता है, एक तो वो अथॉरिटी डिफाइन करता है और नंबर टू वो क्या करता है, कम्युनिकेशन का बताता है। सो ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, सी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट ऑप्शन डी, टू एनकरेज टीम वर्क बिटवीन डिपार्टमेंट्स, नहीं भाई, टीम वर्क बिटवीन डिपार्टमेंट की इंकरेजमेंट जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का पर्पस नहीं होता। तो जो होती है वो हमने डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। भाई अब वो हमारे से एडवांटेज पूछ रहा है डिसेंट्रलाइजेशन का। आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ना, बार बार मैं रिपीट करता हूं कि इंपॉर्टेंट है, अगर रिक्वायरमेंट की समझ नहीं आएगी तो हम आंसर को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमने सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस देखे थे, अभी हमसे वो एडवांटेज पूछ रहा है डिसेंट्रलाइजेशन के। तो देखते हैं जी ये क्या होते हैं ऑप्शन में से। नंबर ए, लोकल ऑफिसेज विल हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, यस दिस इज द राइट आंसर। कि जो लोकल ऑफिस है, चूंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हमने अथॉरिटीज़ उनको भी ट्रांसफ़र की होती हैं कि भाई आप भी अपने फैसले कर लें, तो वो बेहतर फैसले कर सकते हैं और उनके पास कंट्रोल होता है अपने ऑफिस का, यानी कि लोकल ऑफिस का। बिकॉज हेड ऑफिस ने अलाउ किया हुआ है, कुछ ना कुछ ताकत जो है, कोई ऑथराइजेशन ट्रांसफ़र की हुई है लोकल ऑफिस को। तो जब लोकल ऑफिस को आपने ऑथराइजेशन ट्रांसफर की है तो लोकल ऑफिस बेटर तरीके से कंट्रोल हो पाएगा। ए में बिल्कुल सही है, ये तो एडवांटेज है डिसेंट्रलाइजेशन का। बी, ए कंसिस्टेंट अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइकली टू बी फॉलोड अक्रॉस लोकल ऑफिस। भाई इसमें दो चीजें कह रहा है बी में, एक तो कंसिस्टेंट अप्रोच की बात कर रहा है और नंबर टू वो कह रहा है अक्रॉस लोकल ऑफिस, यानी कि जितनी भी आपकी ब्रांचेज हैं, हेड ऑफिस के जितने भी लोकल ऑफिस हैं, सब में एक ही अप्रोच अपनाई जाएगी अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करें। गलत बात कह रहा है भाई, ये तो सेंट्रलाइजेशन में कंसिस्टेंट अप्रोच होती है थ्रू ऑल आउट द ऑर्गेनाइजेशन और अक्रॉस ऑल ऑफिसेज, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन से जो पॉलिसी आती है वो सबको फॉलो करनी पड़ती है। डिसेंट्रलाइजेशन में तो हर इंसान अपनी अपनी पॉलिसी के मुताबिक चल रहा होगा, मतलब अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग के मुताबिक चल रहा होगा, तो जब अपने अपने डिसीजन करने हैं तो कंसिस्टेंसी नहीं आनी। बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। सी, डुप्लीकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टास्क विल बी अवॉइडेड, नहीं भाई ये अवॉइड नहीं होएगी, इंक्रीज होएगी डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क। एक दफ़ा लोकल ऑफिस काम कर रहा है और दूसरी दफ़ा जो हेड ऑफिस है उसको सुपरवाइज भी कर रहा है या चेकिंग वगैरह भी कर रहा है, तो डुप्लीकेशन अवॉइड नहीं होती बल्कि इंक्रीज होती है। डी, द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट इज लाइकली टू बी हायर। जी, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की कास्ट जो है वो हायर होती है जी। तो ये एडवांटेज थोड़ी हुआ, जब हमारे पैसे बढ़ जाने हैं तो ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, सीधी सी बात है भाई, ज्यादा खर्चा इज नोन एज डिसएडवांटेज। तो कास्ट तो बढ़ेगी बट इट्स अ डिसएडवांटेज, ये एडवांटेज नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन, एसीसीए के स्टडी हब के अप्रूव्ड कंटेंट के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें वो क्या कहता है। कहता है नीचे दी गई दो स्टेटमेंट्स हैं, उसके बारे में बताएं कि वो ट्रू या फॉल्स हैं, सच्ची हैं कि झूठी हैं। नंबर 1 को देखते हैं। ए डॉक्यूमेंट प्रोसीजर प्रोवाइड्स अ गाइड टू बी फॉलोड इन अ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। गलत कह रहा है, वो कहता है एक डॉक्यूमेंट प्रोसीजर हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमने एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में कैसे एक्ट करना है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट प्रोसीजर हमें गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड करता, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर हमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताता है कि हमने क्या क्या करना है। हर स्टेप जो है वो डिटेल में उसमें बताया गया होता है, तो हाली गाइडलाइन नहीं होती। गाइडलाइन तो पॉलिसीज वगैरह में होती है, हमें हर स्टेप पर क्या करना है हमें स्पून फीड करता है डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। सो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। 2 को देख लेते हैं नहीं। ए डॉक्यूमेंट प्रोसीजर यूजुअली कंटेन्स द मोर डिटेल देन अ पॉलिसी, यस सही बात है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि डॉक्यूमेंट प्रोसीजर जो है वो डिटेल्ड होता है एज कंपेयर टू पॉलिसी। पॉलिसी सिर्फ गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करती है, वाइल डॉक्यूमेंट प्रोसीजर जो है वो डिटेल स्टेप्स बताता है। सो पहली ऑप्शन गलत है, दूसरी ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो बन रहा है सी। आई एम होपफुल जी आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं 0303686495 पे। जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर हैं वो 0092 पाकिस्तान का कंट्री कोड ज़रूर पहले लगा लें। व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए,
ईमेल के लिए मेरा ईमेल है adilmia26@gmail.com। मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूं। टिल नेक्स्ट चैप्टर, अल्लाह निगहबान।